है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने गृह प्रदेश गुजरात में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने बनासकांठा के डीसा में पहली रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि भाजपा कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल नहीं खेलने देगी। उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को ये चुनौती दी कि वो लिखकर बताएं कि कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, बाबा साहब आंबेडकर ने, भारत के संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है उसकी पूरी रक्षा की जाएगी। और इंडी गठबंधन को मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे देश को, लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। घोषित करें, दूसरी घोषणा करें, एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। करे घोषणा, नहीं करेंगे। मैं जानता हूं ये कभी भी ऐसा लिखकर नहीं दे पाएंगे। और देखना आप, मीडिया का उनकी जो जमात है ना, जो उनके गाजे बाजे बजाते हैं, वो मेरी इस चैलेंज को ही दबा देंगे, क्योंकि उनकी रक्षा में लगे हैं। और आइए बनासकांठा चलते हैं, वहां पर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो दिन भर जिस तरह से प्रचार चल रहा है उसके विश्लेषण के लिए स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर सुधीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले हम चंद्रशेखर के पास चलेंगे। चंद्रशेखर, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री अपने गृह प्रदेश में हैं। किस तरह का उत्साह और किस तरह का रिस्पॉन्स वहां पर आप देख रहे हैं? बहुत रिस्पांस और बहुत उत्साह यहाँ पर देखने को मिला चंद्रशेखर। और लोग सुबह से ही उनका वेट कर रहे थे कि वो किस प्रकार से आएंगे और उनको देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। और निश्चित तौर पर जो डबल इंजन सरकार को लेकर के जो काम हुए हैं उनको लेकर के भी यहाँ पर काफ़ी सारी बातें हुई। और साथ ही साथ जो उत्साह लोगों में देखने को मिला वो ये भी था कि वो मन से ये देखना चाहते थे कि प्रधानमंत्री अब नया क्या कहने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इससे पूरी रैली के दौरान कहा कि अगर वो थर्ड टर्म जो अगर उनकी आती है, जिस प्रकार से वो कॉन्फिडेंस है कि थर्ड टर्म आने के बाद वो 100 दिन में क्या काम करने वाले हैं, उसका भी रूपरेखा जो है उन्होंने तैयार कर दी है। और वो रूपरेखा ऐसी होगी जिसमें गरीब कल्याण, दलितों का कल्याण, किसानों का कल्याण, ये तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो होंगी उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा, उसको लेकर के वो खाका तैयार उन्होंने कर दिया है। और बस उसको वो जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आएगा तो उसको किस प्रकार से वक्त करेंगे, ये एक मैसेज देने की कोशिश थी कि लोगों को कि पहले से ही तैयारी है और एक विजन लेकर के जो है वो बीजेपी सामने चल रही है। और कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, इसका भी साफ तौर पर उन्होंने कटाक्ष किया। तो ये उत्साह, ये उमंग जो था वो लोगों के बीच से भी देखने को मिला। और वो जो मैसेज कम्युनिकेट करने वाली बात है वो भी यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, प्रोफेसर सुधीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सुधीर सिंह, जिस तरह से ये चुनाव प्रचार चल रहा है, 2 राउंड हो चुके हैं, वोटिंग के जो 2 फेज़ हैं वो पूरे हो चुके हैं और अब आगे के जो फेज़ हैं उनके लिए ये चुनाव प्रचार चल रहा है। और प्रचार में जिस तरह से हम विभिन्न नेता, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, सत्ता पक्ष के नेता हों, जिस तरह से उनके भाषण हैं उनको अगर हम देखें तो हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जिस तरह से बता रहे थे कि डबल इंजन का जो काम है, विकास, लेकिन ये चुनाव कहीं ना कहीं अब आज की तारीख में हम कहें तो ये विकास से दूर जा चुका है ये चुनाव। इसमें आरक्षण की बात होने लगी है, इसमें धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात आने लगी है, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल हम नहीं खेलने देंगे। दूसरी ओर जो विपक्ष पर बार बार आरोप लगा रही है भाजपा, की विपक्ष एक नरेशन बना रहा है कि भाजपा अगर सत्ता में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। तो कहीं ना कहीं अब ये विकास से दूर जाकर ये चुनाव एक पक्ष की कोशिश है कि आरक्षण जैसे विषयों को ला करके एक तबके के वोट को बांटा जाए, और दूसरे पक्ष की कोशिश है कि दूसरे विषयों को ला करके, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा की हम बात करें या दूसरी बात करें, उनको लेकर के अपने वोट बैंक को बिल्कुल इंटैक्ट रखा जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, देश आज विकास के काफ़ी अग्रिम पंक्ति में खड़ा है दुनिया में। कोरोना आया, हम सब ने देखा है, 2 साल कोरोना चला, इस 5 साल में 2 साल तो कोरोना खा गया। इसके बावजूद लगभग 7%
रेट जो है भारत का लगभग अभी विकास का है, जो दुनिया के विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा है। इसको जारी रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत का संकल्प रखा है। तो विकसित भारत का संकल्प में सारा कुछ आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, डिफेंस आता है, और सारे एजुकेशनल डेवलपमेंट आते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट आते हैं। आरक्षण वगैरह तो विपक्ष का एक हमला है, कुत्सित हमला, जो बिलो द बेल्ट है। जो आरक्षण संविधान द्वारा तय है वो तो मिलना ही है और मिल ही रहा है। अब उनकी जब सरकारें कहीं भी राज्यों में बनी तो उन्होंने उस आरक्षण के साथ क्या छेड़छाड़ किया है, इसका जवाब उनको जनता के सामने रखना पड़ रहा है। तो उन्हें बहुत दिक्कत हो रही, इसीलिए विपक्ष जो है प्रधानमंत्री पर और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहा है कि संविधान खतरे में। लेकिन मैं यहाँ साफ इंगित कर दूं कि जब 1975 में इमरजेंसी लगा देश में, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तब संविधान खतरे में गया था, तब फंडामेंटल राइट को समाप्त किया गया, तब 10 लाख लोग अरेस्ट हुए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो वो संविधान पर हमला था। तो संविधान पर हमला कौन करता है? वो तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये 1975 की इमरजेंसी से क्लियर है। 2.25 साल लाखों लोग जेल में रहे। अभी के रक्षा मंत्री, अभी के बहुत सारे मंत्री, एवं विपक्ष के लालू यादव खुद जेल में रहे। तो ये संविधान पर खतरा वगैरह की बातें, मुझे लगता है कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है जनता मुख्य तौर पर। वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसमें आप अगर देखें तो बीजेपी की जो लीडरशिप है वो बार बार आरक्षण का जो मसला है इस पर सफाई दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष की ओर से एक पासा फेंका गया, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी फंस रही है। मुझे नहीं लगता कि ये एक मुद्दा है, लेकिन हाँ, जब विपक्ष हमला कर रहा है तो बिंदुवार बीजेपी को, चूंकि बीजेपी सत्ता में केंद्र में है 10 साल से कालखंड में, तो बीजेपी को जवाब देना है और बीजेपी जवाब दे रही है। देखिए, ये देश का चुनाव है, देश का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है और वो मुद्दे देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये छोटा सा छोटा जो मतदाता है, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके दिमाग में भी, उसके जहन में भी ये बात बहुत साफ है कि देश के लिए चुनाव है और देश में जो एक मजबूत शासन देगा और जिसने दिया है उसको ही हम आगे चलाएंगे, ऐसा जनता मानती है। और मुझे लगता है कि यहाँ विपक्ष कमजोर है। एक छोटा सा सवाल और आपसे करेंगे कि अभी प्रधानमंत्री जब वहां पर रैली कर रहे थे, उन्होंने 3 तलाक का मुद्दा वहां पर उठाया। क्या आप मानते हैं कि अगर जो मुस्लिम महिलाओं में अगर हम देखें तो मुस्लिम महिलाओं में भी कहीं ना कहीं बीजेपी अपना वोट बैंक देख रही है इस बार? देखिए, ये वोट बैंक का सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि वो धर्म के आधार पर शासन नहीं चलाते हैं, राज धर्म के आधार पर शासन चलता है। एक धर्म होता है जब आप शासन में होते हैं। और मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जो ट्रिपल तलाक था, ये सामान्य केस में 1986 में, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, उस समय के मंत्री थे, अभी केरल के राज्यपाल हैं। तो वो एक बड़ा सवाल था, क्यों आप 3 बार तलाक SMS से बोल दिए और व्हाट्सएप में बोल दिए तो किसी को तलाक हो जाए? ये तो पशुवत व्यवहार है। तो उसको खत्म करना एक मानवाधिकार की बात थी और भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में बहुत ही आमूलचूल काम किया है। मुस्लिम बहनों को बहुत ही मदद मिली है इससे, एक सम्मान की लड़ाई लड़ने में, जिंदगी जीने में उनको मदद मिली है। लेकिन जो है धर्म के आधार पर शासन नहीं चलता है। शासन, प्रधानमंत्री जी ने सही इस बात को रेखांकित किया है। ठीक है प्रोफेसर सुधीर सिंह, हम अपने जो हमारे संवाददाता ग्राउंड पर हैं उनके पास हम जाना चाहेंगे। चंद्रशेखर, अभी हमने प्रधानमंत्री की जो रैली थी वहां पर वो भी अपने दर्शकों को दिखाई, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी अपने दर्शकों को दिखाया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, अगर गुजरात के हम माहौल की बात करें तो विपक्ष का प्रचार किस तरह से चल रहा है वहां पर? देखिए, विपक्ष भी लगातार अपना प्रचार कर रहा है और क्योंकि ये 24 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी ये चुनाव को लड़ रही थी। हालांकि सूरत में निर्विरोध रूप से ये वो चुने गए, वो अलग बात है। लेकिन ये अपने अपने जो, जैसे कि इन्होंने आरक्षण का मुद्दे को उठाया है, संविधान के जो मुद्दे को उठाया, उसी प्रकार से जो अन्य मुद्दे हैं जैसे शिक्षा है, रोजगार है, को लेकर के तमाम मुद्दे यहाँ पर उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी का जो एक फैक्टर है उसको भी उठाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तमाम बड़े नेता जो हैं प्रचार में यहाँ पर लगे हुए हैं और क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं इस चुनाव प्रचार को लेकर के, तो इस प्रकार से जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से यहाँ पर प्रचार देखने को मिला है, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कांग्रेस के भी कई बड़े नेता यहाँ पर रैलियाँ करते और जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर, तमाम जो ग्राउंड में वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है ये हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और प्रोफेसर सुधीर सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी अच्छी तरह से जो कुछ चल रहा है इसका विश्लेषण करने के लिए। और यहाँ